जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बेहद ही खास सत्संग उन सभी संगत के लिए या नॉन संगत के लिए या हाल फिलहाल जो संगत जुड़ी हैं उन सभी के लिए है कि जब चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं, कहीं से भी कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारे महाराज नज़र आते हैं। आज का सत्संग बेहद ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत नीना अरोड़ा आंटी और उनके बेटे अर्पण अंकल का सत्संग। बहुत ही छोटी सी उम्र से आंटी ने बहुत सारी कठिन परेशानियों को देखा, सिंगल पेरेंट होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। अर्पण अंकल को बचपन से एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसे अगर मैं मेडिकल साइंस में बोलूँ तो कॉन्ड्रोप्लेसिया यानी ड्वार्फिज्म, हिंदी शब्दों में अगर कहूँ तो हम जिन्हें बोना कहते हैं। हम सभी वाकिफ़ हैं कि समाज किस नज़रिए से इन्हें देखता है, ऐसे लोगों को जिनको कुछ फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं। तो ये सत्संग आप सभी संगत के लिए है और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी, इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, संगत तक आगे शेयर कीजिए, ताकि सभी को अपनी परिस्थितियों में, अपनी परेशानियों में उनसे लड़ने की हिम्मत मिले। अर्पण अंकल पेशे से एक डीजे भी हैं, पार्ट टाइम डीजे हैं, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड फेस। आपने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस में इनको देखा होगा, टीवी एडवर्टिजमेंट्स में देखा होगा। और यकीन मानिए ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है महाराज की कृपा के कारण। महाराज नहीं होते तो शायद अंकल कभी बोल भी नहीं पाते। और कितनी हिम्मत से ऐसे समाज का हर रोज़ सामना कर रहे हैं। संगत में भी कितने ऐसे लोग होते हैं, मैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम संगत कहते हैं लेकिन संगत ही संगत कितनी बार अपने संगत का ही अवहेलना करती है। आप सभी से अनुरोध करूँगी, हम अपने आप को संगत कहते हैं, गुरु की संगत कहते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। हमारे आसपास हमें कभी भी हमसे नीचे स्तर के लोग दिखें तो उन्हें कृपया करके उनकी अवहेलना नहीं कीजिए, उन्हें वही मान सम्मान दीजिए जो वो डिज़र्व करते हैं। महाराज भी एक ही बात कहते हैं, समझाते हैं, नीवे होके रहो, नीव्यानु फल लगते हैं। ये सत्संग बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग है। चैनल पे अगर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सत्संग को आप सभी से अनुरोध करूंगी बाकी संगत तक ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा मैसेज है कि संगत जी महाराज में आस्था रखिए। महाराज के होते हुए कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलिए सुनते हैं ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है। सो गुरु जी इसकी मर्जी से ही हम सत्संग करते हैं और कितनी बार सत्संग करें हैं, हर बार कुछ ना कुछ दिमाग में नया आता है, कुछ कुछ बातें होती हैं। जब हम गुरु जी के पास गए थे 2003 में, तब ना तो कोई एक्सपेक्टेशन थी, जिंदगी के बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। तो हम किसी दर पे तब जाते हैं, या तो हमें कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बच्चों की प्रॉब्लम हो, शरीर की प्रॉब्लम हो, तो दुनिया में सब तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे शायद सभी तरफ की प्रॉब्लम्स थी जब मैं गुरुजी के पास पहुंची थी। तो गुरुजी ने मेरे से जाते ही एम्पायर स्टेट में पूछा था कित्थों आई। मैं कहा गुरुजी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो कहते ने की चाहिए। मैं कहा गुरुजी मेहर चाहिए। कहते हो गई। सो आज तक गुरुजी की मेहर हमारे पे बनी हुई है। वो बिना मेहर के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो गुरुजी की मतलब इतनी मेहर है और सब पे कृपा करते हैं। एक नहीं कि मेरे पे है या किस पे है, अपने तरीके से जो भी उनके साथ जुड़ता है वो उसके ऊपर कृपा करते हैं।
मैं जब गुरुजी के पास पहुंची थी तो मेरे को फिर से अपनी जर्नी शेयर करनी पड़ती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी about now 32 years ago, which was I was about 32 then. तो तब मेरे बच्चे अर्पण 2 साल के भी नहीं थे और मेरी बिटिया आकृति वो तब 4-4.5 साल की थी। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होएगा, क्योंकि आई हैड लॉस्ट माय फादर, वो उनकी डेथ हो गई थी जब मैं 12-13 साल की थी। तो ऐसा लगा कि हिस्ट्री कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सब चलता गया, फिर वही सब जैसे फैमिलीज में फैमिली प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम। इधर अर्पण was born with a genetic issue which is called achondroplasia, जिससे उसकी बोन्स नहीं ग्रो होती और वो उसको हर तरीके की तकलीफ थी। बाद में ये भी पता चला कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये सब चीजें हुई थी। फिर एक अर्पण आई विल मेक अर्पण शेयर हिज जर्नी अपने आप आफ्टर सम टाइम। तो मतलब इतनी सारी चीजें हो चुकी थी। फिर मेरे को हेल्थ इश्यूज थी काफी सारी। मेरे को ब्लैडर ट्यूमर हुआ, उसकी 3 सर्जरीज हुई। उसके बाद मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुई और उसके बाद फिर किसी ने बोला तो मैं गुरुजी के दर पे गई थी। और फिर मैंने सोचा कि अब तो काफी हो चुका है, अब तो कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। और गुरुजी एक ऐसा दर है जहां पर जब भी हम जाते थे ना तो हमने एक नवे पैसे का मत्था टेका कि हमने कोई, बस हमें सिर्फ मिलता ही मिलता था, चाहे लंगर प्रसाद हो, चाहे आत्मिक आनंद हो, वो इतना ज्यादा मिलता था कि आपको एक पुल होती थी कि आप वापस मंदिर जाएं। और वहां उन्होंने हमें जोड़ा शब्द कीर्तन से और गुरबानी से। वो सिर्फ वहां पर गुरबानी चलती थी और हम लोग सब चुपचाप बैठ के वो गुरबानी का आनंद लेते थे। तो उसी में हमको ब्लेसिंग्स मिलती थी, उसी में हमको अपने मीनिंग्स मिलते थे। तो जब कोई जाता है तो हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ लगा रहता है। बट जब मैं गई थी तो मुझे आज अगर पूछा जाए कि मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज मिली गुरुजी से, तो हाँ, उन्होंने हाथ दे के हर समय बचाया भी है, हर चीज को आगे बढ़ाया है। बट एक जो हम चीज ढूंढते हैं, जो ठहराव, एक इक्विलिब्रियम, तो मेरे को सबसे ज्यादा वो लगा कि एक जैसे कि एक सेंटरिंग हो गई कि एक मेरे को कि एक एक्सेप्टेंस आई कि भी ये जिंदगी ऐसे ही है। सो 3 चीजें मैं जो कहूंगी कि गुरुजी के दर पे जो हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो उस रास्ते पे हमको ले जाती हैं, वो है ग्रैटिट्यूड, सरेंडर और एक्सेप्टेंस। ये 3 चीजें हमें हमेशा, मतलब उसका चाहे हमें ये नहीं कि हमने उसको मास्टर कर लिया या हम उसके ऊपर पहुंच गए हैं, बट एक उसकी एंट्री तो मिल जाती है, एक उसका हमें मीनिंग पता लगने लग जाता है कि यही है जिंदगी और उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता और उसी हुक्म में रहने का है। ये चीजें जो हैं ये हमें गुरुजी के दर से मिली। मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, काफी बार गुरुद्वारे में गई थी, बट मेरी रूट्स के साथ जो कनेक्शन हुआ है वो गुरुजी के पास ही आके हुआ है। मैंने कितनी बार फैमिली लेके जाती थी, करते थे, कभी इधर डावाडोल हो जाते थे, कभी इतना कीर्तन हमने सुना ही नहीं था। तो मेरा पहला शब्द जो मैं गुरुजी के पास गई थी वो था ताती वाव ना लगे। तो मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ वो ताती वाव ना लगे, और आज तक उन्होंने वो मतलब मेंटेन करा है कि हमको उन्होंने वो गरम, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें एक बचा के रखा है। बचा के तो क्या रखना, जो जीव आया है उसने जाना ही है, बट जो यहाँ पर रह के हमारी लाइफ मीनिंगफुल बनानी और उसको एक्सेप्ट करना, ये गुरुजी के दर पे है। उन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी से ये चीजें समझाई बिना कुछ कहे। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, कभी उन्होंने कुछ बताया नहीं कि ऐसे करो वैसे करो, बस यही कहते थे आया करो।
और शब्द कीर्तन सुनिया करो। तो बस वहां पर जाके हमें लंगर मिलता था, एक थाली में 4 जने लंगर करते थे, लंगर में क्योरिंग प्रॉपर्टीज होती थी और एक बड़ा ही वेरी वेरी हैप्पी इन्वायरमेंट होता था जो हमें पुल करता रहता था। कई वीआईपीज आते थे, हमें नहीं पता, पर हमारे जैसे लोग भी चले जाते थे, पर गुरुजी की चाहे बात करे या ना करे, उन्होंने कोई ना कोई तरीके से वो बता देते थे कि वो हमारे साथ है। तो आप देखिए कि गुरुजी ने खुद ना प्रवचन करके हम लोगों से सत्संग करवाए, और वही है सत्संग इज ट्रूथफुली जो हम चीजें फील करते हैं वो हम लोगों से शेयर करते हैं। उसमें किसको कहाँ से कुछ मीनिंग मिलेगा ये हमें नहीं पता, बट यही है कि हमको एक सिंपल तरीके से, ना उसको बढ़ाना है ना चढ़ाना है, गुरुजी के गुणगान करने हैं। और यही गुरुजी ने सिखाया है कि एक सिंपल तरीके से रहना, एक सिंपल तरीके से सिमरन ते सेवा, ये भी गुरुजी ने सिखाई कि एक सिमरन, गुरबानी सुनिए, सेवा भाव। आज आप चले जाइए, बड़े मंदिर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, एक वो सेवा भाव हर चीज में होता है। जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ मंदिर की सेवा करनी है, सेवा किसी भी तरीके से हो सकती है। आज जो हमको, मेरे को जो सेवा दी थी गुरुजी ने, एक बार एक शिवरात्रि पे बोला था 100 बंदे लेके आई, मेरे साथ एक भी बंदा चलने को तैयार नहीं था। तो बस जब गुरुजी की महासमाधि हुई उसके बाद पता नहीं कितने बंदे जोड़े गुरुजी ने, जब भी सत्संग किया कितने जुड़े, उन्होंने ही जड़वाने थे, बट ये भी उन्होंने एक सेवा ही दी थी। और जब भी मैं बैठती थी, इसको बड़े मंदिर लेके आई, इसको बड़े मंदिर लेके आई, अब समझ में आता है कि शायद उन्होंने मेरे से ये सेवा लेनी थी। किसी से कुछ लेते हैं, किसी से किसी तरीके की सेवा होती है, पर शायद मेरी सेवा यही थी। गुरुजी हर चीज के लिए हाथ देके बचाते हैं। अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं ये सब प्रॉब्लम्स के बाद मेरा जब ये मेरी अल्सरेटिव कोलाइटिस इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे को इतनी ब्लीडिंग होती थी, इतना मतलब अल्सर्स होते थे, स्टेरॉइड्स दिए जाते थे, कुछ हजम नहीं होता था। आई थिंक आई यूज्ड टू पास 30-40 स्टूल्स अ डे, और इतनी पेनफुल होती थी। तो कैसे गुरुजी ने मेरे को एम्स में भेजा। आई वाज सेंट टू वन ऑफ द बेस्ट गैस्ट्रो पर्सन्स देयर। तो वहां पर उन्होंने जब देखा, और मैं कह रही हूँ कि गुरु, जब उन्होंने कोलोनोस्कोपी करी, मैं कह रही हूँ गुरुजी कोई अपना बताओ तो सही कि आप हो, और हम भूल जाते हैं, कह के भी भूल जाते हैं। और जब उसने करी तो वो बड़ा वरिड लग रहा था डॉक्टर। तो सामने मैं देखती हूँ एक लेडी आई हुई है, वहां पर वो खड़ी थी, उसने बहुत बड़ा सा पेंडेंट गुरुजी का पहना है। वो मेरे को बता तो रहे हैं कि वो है साथ में, बट हम लोग देखते ही नहीं। खैर उन्होंने देख के कहा कि भी आपकी इंटेस्टाइन इतनी खराब हो चुकी है कि हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं तो ये कैंसर हो जाएगा। अभी तो लग नहीं रहा, बट फिर भी बायोप्सी तो करानी पड़ेगी, आप जितनी जल्दी हो सके इसको रिमूव कराओ। अब अकेले रहते हैं, बिटिया की शादी हो गई है, कैसे करूंगी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं, होगा कैसे। एनीवे उन डॉक्टर ने कहा कि एक बार आप घर जाओ, ये वाली मेडिसिन लो, अगर आपका ठीक नहीं होता तो आप मेरे को फिर से फोन करिए। मैंने फोन किया, जी बिल्कुल बहुत बुरी हालत है, बोले आ जाओ। उन्होंने मेरे को इमरजेंसी का एक एम्स में कोई बेड दिया, वो बिल्कुल आईसीयू के बाहर था। तो वहां पर मेरे को वॉशरूम यूज करना होता था, वो पब्लिक वॉशरूम था। मैं तो इतनी घबरा गई, मैंने कहा मैं तो यहाँ रुक नहीं सकती 1 मिनट, तो मुझे तो कहीं प्राइवेटली ले जाओ, मैंने तो जाना नहीं। पर गुरुजी ने जो सोचा हुआ था वैसे ही होना था। वो मैं निकली तो उस डॉक्टर ने खुद ही मेरे को एक प्राइवेट वार्ड में रूम लेके दिया, जिसका नंबर था 1006। सो ये बाद में चीजें पता चली कि हाउ अ नंबर 7 वाज प्रोटेक्टिंग मी थ्रू आउट। तो 7 इसलिए मेरे ख्याल में महत्व रखता है। एक तो गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, 7वें महीने को
बाकी 7 समुंदर होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म होते हैं, कितना कुछ है जो 7 के साथ जुड़ता है। तो मेरे को उन्होंने उस कमरे में रखा, बोला कि आप देख लो। मैंने कहा नहीं, कोई मेडिसिन से ठीक करो। तो कुछ नहीं हो रहा था। डॉक्टर चला गया यूएस, कह के गया कि अगर आप, मैं लाइन अप करके जाता हूँ, इमरजेंसी सर्जरी अगर करवानी होगी तो करवा लेना। इतनी बुरी हालत थी कि कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने कोई इंजेक्शंस भी दिए विच वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा अब जो करना है करो, कि मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो फिर जो सर्जन था उसने कहा कि वैसे तो मेरी सारी मतलब स्लॉट्स बुक है, पर बुध पूर्णिमा वाला दिन है, तो मैं आपको, शायद अगर कोई नहीं आया तो मैं आपको उस दिन सर्जरी के लिए ले लूंगा। सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए लिया। कैसे मेरे को अंदर किया, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने पॉकेट में रख के गई थी। उन्होंने पहले जाते निकाला, बोले ये क्या है? मैंने कहा इनको साथ में रहने दीजिए। कैसे ही वो थिएटर नंबर भी 7 था, कैसे कैसे वो सर्जरी, आई थिंक सर्जरी लास्टेड फॉर कितने घंटे। सुबह 10 बजे की गई, शायद शाम को 5 बजे निकली हूँ। तो काफी बड़ी इंटेस्टाइन निकाल के, वो कहते कि इतनी खराब हो चुकी थी, एक पार्ट भी नहीं उसका सेव कर पाए। तो फिर आईसीयू में डाला गया। तो आईसीयू में जब गई तो वो भी सुबह सुबह जब नींद खुली तो बोले कि बेड नंबर 7 के रिश्तेदारों को बुलाओ, उनको बुलाओ। वही पता नहीं था कि बेड नंबर 7 मेरा ही है। फिर खैर फिर रूम में गई, फिर एक नए तरीके से जीना सीखना था, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन को मेरे स्टमक से निकाला गया और जो सारी वेस्ट थी वो एक एक्सटर्नल बैग में आने लग गई। अब मैं हाईली डायबिटिक हूँ, मुझे काफी सारी इंसुलिन की इंजेक्शन लगते हैं, बाकी नॉर्मल चीजें, ब्लड प्रेशर, बीपी, ये तो सबको होता ही है, बट ये सब के साथ सब कुछ एग्रेवेटेड था। तो कैसे कैसे बहुत टाइम लगा। मैं ऑलमोस्ट 1 महीना हॉस्पिटल रही। फिर जब मैं को रिलीव करना था तब भी ये 6 तारीख को मेरा बन गया डिस्चार्ज समरी, और फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई और मेरे को डिस्चार्ज भी 7 को ही हुआ। सो गुरुजी ने अपना हाथ दे के बचाया और आगे करा। 1 साल निकल गया। मेरे को फिर आया कि मेरे से स्किन की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को नहीं ये बर्दाश्त होता। तो एक नया तरीका सुना था कि ये लोग कोई इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक पाउच बना देते हैं। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि नहीं, मैं तो करवा लूंगी। हालांकि डॉक्टर्स, मैंने कहा मैं डायबिटिक हूं, आप देख लीजिए कि अगर हो सकता है तभी करूंगी। उनके ऐसी तो कोई बात नहीं, कर देंगे, कईयों का करा है जी। मैं सेकेंड सर्जरी के लिए गई, तो आफ्टर ईयर एंड अ हाफ, तो उसके लिए जब गई तो वो तो इससे भी मेजर सर्जरी थी, मेरे को तो पता भी नहीं था। और जब उस सर्जरी के बाद बाहर निकली हूँ, उसमें तो और भी प्रॉब्लम्स हुई। और फिर जब मैं घर आ गई, उन्होंने कहा कि अब जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भूख भूख नहीं लग रही, पर फिर भी आप ठीक हो जाओगे। यहाँ आते ही मेरे को तो इतनी बुरी हालत, और अकेले रहना, मैं किसको बताऊं। फिर मेरी सिस्टर आई, उसने कहा भैया तुम वापस चलो हॉस्पिटल, ये तो ठीक लग नहीं रहा। फिर रिक्वेस्ट किया एम्स में कि फिर से एडमिशन मिल जाए, और फिर गई। और फिर मेरे को टोटल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, जहां पर पोटेशियम हाई, एवरीथिंग वाज हाई, कुछ लो, कुछ मतलब कि इतना सब कुछ था कि वो कैसे कैसे, अगर कहीं और होती तो किडनीज पे इफेक्ट आ गया था, तो मेरे को डायलिसिस पे डाल दिया जाता, कुछ भी होता। ऐसा नहीं कि माड़ा टाइम नहीं आंदा, टाइम आंदा है। जो भी है गुरुजी हाथ देके, अब आपके साथ रह के आपको हिम्मत देते हैं। बस वही हॉस्पिटल में भी शब्द कीर्तन लगते थे, सुनते थे। एक बार हिम्मत भी आ गई कि इससे नहीं निकला जाएगा। कैसे किसी ने आके पुश किया, कैसे संगत आ जाती है आपके साथ बैठने के लिए, आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे आपको फॉरवर्ड लेके जाते हैं। सो हेल्थ के इश्यूज होते हैं, इमोशनल होते हैं। गुरुजी ने मतलब हंसी खुशी, वो प्यार भी जो मिलता है तो आपस में संगत से ही मिलता है। आप उनके साथ बैठते हो, हंसते हो, सत्संग में जाते हो और खूब एंजॉय करके आते हो।
एक चीज जरूर कहना चाहूंगी जो मेरे मन में आ रही है कि आजकल जो है ना सत्संग, वो बहुत इलैबोरेट होने लग गए हैं। हमारे गुरुजी बड़े सिंपल थे, उनको बड़ी सिंप्लिसिटी पसंद थी। ठीक है, चोले उनको जो पहनाए जाते थे वो बहुत ही अमेजिंग चोले पहनते थे, बट उसके अलावा जो तरीके से वो सब चीजें, लंगर दिया जाता था, ऐसी कोई फ्लावर डेकोरेशन नहीं होती थी, ऐसा इतना ज्यादा कुछ भी नहीं होता था। बस हाँ, एक भावना अच्छे से लोग आते थे। लंगर बड़ा सिंपल होता था, एक दाल, एक सब्जी, 2 फुलके। मतलब गुरुजी ने मीठा दिया, ये करा, वो हाथ भर भर के दिया, बट ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल, मतलब कि एक तरीके की पता नहीं कहना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, बट हर एक की अपनी भावना है, बट वो कई बार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप गुरुजी के लिए जा रहे हो, ना कि खाने के लिए जा रहे हो। आपको हमेशा गुरु को पहले रखना है, खाना पीना बाद में, और उनके गुणगान करने हैं, उनके गुणगान सुनने हैं, और अपने आप को आगे बढ़ाना है। अब ये नहीं है कि कोई, किसी ने कहा जी मैंने तो इतना प्रे किया। मेरी एक फ्रेंड थी, वो अभी कोविड में गई, यंग थी, उनके बच्चों को बड़ी नाराजगी हुई कि हमने तो इतना गुरुजी का जल भी पिलाया, सब कुछ किया, गुरुजी ने हमारी मम्मी को क्यों नहीं बचाया। पर देखिए, जो आए हैं हमारे, हम गुरुजी को बचा पाए? गुरुजी को भी तो जाना पड़ा। जो इंसान के रूप में आता है, इस धरती पे आता है, हमें जो चीजें करनी है, गुरुजी का काम था सबको कल्याण करना, सबके ऊपर अपनी ग्रेस देनी, वो करने आए थे। हमने जो अपने जीवन में जो चीजें हमने खत्म करनी है, या जो चीजें हमने एक्सपीरियंस करनी है, वो तो करके ही जानी है ना। तो इसके लिए ना तो रोना है, बस अपने आप को सेंटर करके आगे बढ़ाना है। मेरे पास अभी अर्पण बैठे हैं, वो मैं चाह रही हूँ कि वो भी अपना सत्संग अपने मुंह से सुनाए। जब अर्पण जी गुरुजी के पास गए थे, तो इनकी स्पीच भी क्लियर नहीं थी, और आज आप देखिए, ये आपको खुद बताएंगे कि आज ये किस लायक हो गए हैं, और यही है कि गुरुजी क्या चीज है। थैंक यू गुरुजी। अर्पण, आप बताइए प्लीज। जय गुरु जी। जैसे मम्मी ने पूरी सत्संग सुनाई थी, मैं अपना सत्संग एक शेयर कराता हूँ। 2003 में जब मैं, जैसे मम्मी ने मुझे शेयर कराई थी कि मैं गुरु जी है, हमको शब्द सुनाते थे, मुझे भी नहीं पता था गुरु जी कौन थे। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि आज चलो मैं आपको गुरु जी से मिलवाता हूँ, लेके जाता हूँ। तो मेरे इमेजिनेशन में ऐसा आ रहा था कि कोई स्वामी बाबा कोई होगा, बट ऐसा कोई स्वामी बाबा नहीं है। मैं जब उसको, मतलब एक स्वरूप, 2 स्वरूप को देखा था, तो मैं हैरान हो गया था थोड़ा सा कि ये कहाँ से आए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिलना है, इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे कोई दूसरे स्वामी बाबा में है नहीं। तो दैट टाइम जब जब गुरुजी आए, बैठे, शब्द बजा था, फिर उसके बाद लंगर हुआ। लंगर के बाद जब मैं मत्था टेकने जा रहा था गुरुजी से, तो गुरुजी मेरे को देख रहे थे ऐसे ही मेरे शरीर के लिए कि आई एम इन कॉन्ट्रोप्लेसिया बॉर्न एज अ ड्वार्फिज्म। तो मेरे को ऐसे देख के जब देख रहे थे, तो गुरुजी पहले देख रहे थे, तो मम्मी को बोल रहे थे कि ये तेरा मुंडा है। तो मम्मी ने कहा हाँ जी गुरुजी। तो ऐसे की प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसकी। तो मम्मी ने पूरी कहानी मेरी बताई थी, तो वो कुछ बोले नहीं थे। तो एक दिन उसने मुझे शायद लोटा दिया था, तो एक बार लोटा से ब्लेस भी करा दिया। अब मेरी जो स्पीच गाबल कैसे गुरुजी ने क्योर की, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ये हुआ था कि शायद 2004 या 5 में, शायद गुरुजी के एम्पायर स्टेट के टाइम में मेनका गांधी आती थी, मुझे याद था। तो आई वाज नॉट इवन नो एनी पॉलिटिशियंस और समवन। सो एक बार जब मेनका गांधी मेरे से बातें कर रही थी कि आप, कि कैसे हो आप, क्या करते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो मैंने शायद मेनका गांधी को ऐसे कुछ बताया था। तो
मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, मेरे को गुरुजी से मिलवा रहे हो कि किसी और से मिलवा रहे हो, बात करा रहे हो। तो एक बार, और जब मैं गया, मेरी मैं शायद एक बार मैंने मिस भी करा था, बट एम्पायर स्टेट पे मेरा मन भी नहीं था। तो मम्मी मुझे पूछ रही थी साथ, मेरे कहा गांधी आपसे पूछ रही थी आप कहाँ थे। तो शायद ही गुरुजी ने बुलाया कि अभी आपको ठीक करने के लिए आए हैं। तो मैं ऐसे हैरान हो गया, जो शायद आई वाज लाइक वेरी रिलैक्स्ड। 2005 में मैं एक और शेयर करता हूँ। 2005 में एक शेयर करता हूँ, मुझे एक बार गुड सिटीजन अवार्ड्स मिला था। तो एक बार मम्मी मेरे को स्कूल में फाउंडर्स डे में आई थी, मेरे को शी वाज वेरी प्राउड टू सी आई गॉट अवार्ड। एंड एक बार बोली थी कि चल एम्पायर स्टेट चलते हैं, गुरुजी को दिखाते हैं आप कि यू गॉट अवार्ड। तो एक बार हम जब एम्पायर स्टेट गए, मेरी मम्मी ने मेरे बैग में सर्टिफिकेट खोला और गुरुजी की तरफ से दिखाया, और गुरुजी बोले वेरी गुड। आई वाज लाइक वेरी ब्लेस्ड ऑफ माई सेल्फ। ओके, 2006 में एक और मैं शेयर करता हूँ। मैं शायद एक डायरी लिखता हूँ, शायद लैपटॉप में जर्नल, आई राइट अ जर्नल्स। सो एक बार मैंने जर्नल लैपटॉप में लिखा था ऐसे, शायद कंप्यूटर में, कि मैंने गॉड लिखा, गुरुजी नहीं लिखा था, मैंने गॉड लिखा था। एक बार मुझे याद था कि क्रिसमस ईव में मुझे ऐसे कोई दोस्त मिल जाए जो शायद अच्छा लग जाए, अच्छा हो। तो हुआ नहीं। तो मैं और मम्मी जब एम्पायर स्टेट गए थे ऑन 24th ऑफ क्रिसमस ईव में, तो एक अंकल मैं जब देखा था आगे, व्हेन आई सॉ इन फ्रंट ऑफ हिम, इट वाज, आई थिंक शायद उस जमाने में ही वाज इन चैनल वीजे। एंड अब जो आईपीएल का होस्ट भी करता है, क्रिकेट का भी होस्ट करता है, उसका नाम गौरव कपूर था, शायद ऋतु कपूर आंटी का बेटा। तो वो मेरे को ऐसे देखकर मेरे को थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। तो एक बार मैं बहुत शॉर्टली मैंने नॉटी, थोड़ा सा बदमाशी से मैं उसके साथ बैठा था। मैं, गुरु जी ने ना मना भी नहीं करा था, ना बोला नहीं कि तू किधर है, तू पीछे बैठ जा। जैसे मम्मी को मेरे को डांटती थी कि गुरुजी मम्मी को भी डांटती थी, तू पुरानी संगत है, तू पीछे बैठ जा, और मुझे आगे बैठाते थे। आई वाज लाइक कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा दिया था। और तो उसके बाद फिर मेरा स्कूल भी खत्म हुआ था, गुरुजी ने मेरे को कॉलेज भी एडमिशन करा दिया था। और जैसे मम्मी ने, शायद आपने सत्संग सुनी थी पहले में, और 2013 में एक और सत्संग में शेयर करता था कि आई वॉज नॉट गुड इन स्टडिंग कॉलेज। एक बार मैं पढ़ाई करता नहीं हूँ मतलब ठीक से। तो एक बार मैंने कहा, कोई राइटर्स भी नहीं दे रहे थे, मतलब कि मना भी कर रहे थे, दे डोंट वांट टू हेल्प विद अस। तो एक बार मम्मी गई थी बड़े मंदिर, एक मम्मी, किसी आंटी ने मम्मी से बात करी, आंटी कहती, आंटी मेरा बेटे ने 90% ले आया है। तो माय मॉम वाज लाइक कि उसने वो आंटी के बेटे से बात करी थी, उसका नाम करण भाटिया अंकल था। तो उसने बोला कि मेरे बेटे के लिए आप हेल्प कराओगे? तो उसने बोला हाँ करवा दूंगा। एंड उसने मेरी क्या मुझे एग्जाम में पास करा दी, और गुरुजी ने मुझे हेल्प कराया था। और आई एम ऑल्सो ग्रेजुएशन फ्रॉम स्कूल, कॉलेज ऑल्सो। एंड ऑल्सो एक बार, एक मैं सत्संग में शेयर करता हूँ, लास्ट वाला मैं, और मुझे याद नहीं था। तो जो कोविड के टाइम में, शायद आपने लोग ने सुना होगा रुक का जो भजन, कैसे मेरे को गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। रुक का जो गाना था, जो कंपोज बाय निखिल बैरी भैया ने बनाई थी। तो एक बार मुझे, हैज अ मी, बिफोर दैट टाइम आई वाज अ वेरी स्ट्रगल इन एक्टिंग, बिकॉज आई लव एक्टिंग ऑल्सो, मुझे एक्टिंग भी बहुत पसंद थी और म्यूजिक भी बहुत पसंद होता था। तो रुक के लिए मुझे ऐसे कैसे मेरे को गुरुजी ने करवाया। तो किसी ने बोला कि अर्पण आप एक लिपिंग का एक्टिंग कर लो, लिपिंग का गाना गा लो। और मुझे गाना भी नहीं आता था, तो मैं उसकी एक्सप्रेशन करनी थी कि मैं अपने आप से एनर्जाइज है गुरु जी की तरफ से
एनर्जाइज करा दिया कि लोगों को पसंद भी आ गई थी। तो और मेरे को और ये याद भी नहीं आ रहा सत्संग में। नाउ ओवर टू माय मॉम। सॉरी गुरुजी, शुक्राना। हाँ जी। अर्पण ये कॉन्ट्रोप्लेसिया है, और जब इसका चलना जो हुआ था 4-5 साल की उम्र में हुआ था, और फिर इसको एक स्कूल में कहीं एडमिशन नहीं मिल रही थी। फिर बार बार जाके हमने इसके लिए लर्निंग सेंटर शुरू करवाया, वहां पता चला कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। वो हुआ तो फिर आगे जैसे जैसे इसने थोड़ी बहुत क्लासेस करी, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, 12-13 साल का हुआ, तो इसका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने यहाँ पर घर के सामने गाड़ी रिवर्स करके इसके ऊपर चढ़ा दी। तो फिर ये कैसे इसको अगेन एम्स में रहा, और इसको बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और फिर उसके बाद फिर मेरा कोलाइटिस और ये सब चीजें हुई, और फिर हम गुरुजी के पास पहुंचे। तब ये था कि इसकी स्पीच जो थी इतनी गावल्ड थी कि ये बोल भी नहीं पाता था ढंग से। तो ये जैसे इसने बताया कि गुरुजी अपने पास बैठा के वो मेनका आंटी से बातें कर करके इसकी स्पीच खोली, कैसे कैसे इसको कॉन्फिडेंस आता था, कैसे इसको स्कूल में एडमिशन मना हो गई, फिर दूसरे स्कूल में इसका हुआ, प्राइवेटली करवाया गया। फिर वो करके फिर क्लास 10 भी हुई, क्लास 12 भी हुई। फिर एक बार ऐसे ही हमने पढ़ा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है ऐसे बच्चों के लिए सीट्स। फिर हम गए और वहां पर कैसे इसको एडमिशन मिली CVS में, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में। इसको बोला कि ये वाला कोर्स करा दो, और फिर प्रिंसिपल ने इसको चेंज करके BA टूरिज्म करवाई। और मतलब एक गुरुजी ने इसकी जो इच्छा थी कि मैं काम तब करूंगा जब मैं कॉलेज कर लूंगा, तो वो गुरुजी ने इसकी पूरी इच्छा करी। चाहे कॉलेज इसको मतलब एक्सपीरियंस तो कराया, चाहे किसी और ने इसके पेपर्स लिखे या जैसे भी हुआ, बट एक इसकी जो फीलिंग ऑफ की ग्रेजुएशन करी मैंने, वो करा। और फिर इसने कुछ म्यूजिक में भी करा, DJ भी बना। तो बहुत कुछ गुरुजी ने इसको बढ़ाया कराया। और अब इसको गुरुजी ने अपनी मॉल में एक जॉब भी दी हुई है। तो ये सिलेक्ट सिटी मॉल में जाता है और थोड़ा बहुत काम भी करता है। तो ये सब उनकी मेहर के बिना हो ही नहीं सकता कि आज इसको इस लायक बना दिया कि वो अपना इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है। और हमारा टोटल ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गुरुजी है जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। बस आई थिंक आज के लिए इतना ही हम करते हैं। फिर सो थैंक यू सो मच गुरुजी। एक और चीज कहना चाहता हूँ, मैं भूल गया था एक और चीज। अब मैं कहना चाहता हूँ, सी एज आई हैव ए कॉन्ट्रोप्लेजिया आल्सो, क्योंकि हैज अ मी, बिकॉज मैं कहीं जाता हूँ, कुछ लोग देखते हैं, हंसते हैं और डरते हैं मेरे से, मेरे शरीर की तरफ से। बट भगवान ने तो ऐसे ही मुझे दिया है, वो तो आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ता है। कहीं भी जाओ, मैं जब जाता हूँ कहीं संगत में, कुछ लोग संगत में तो देखते रहते हैं मेरी शरीर को, उनके कोई बच्चे मतलब पूछते हैं कि मम्मा पापा आप ये छोटा क्यों है, ये क्यों है। मैं यही कहता हूँ कि आप गुरुजी ने हमको ब्लेस किया है इसलिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ करना, मैंने कोई अगर गलती करी है, बट जय गुरुजी।